नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हमने एनटीए नेट, ईएमआरएस, डीटेट प्लस बी, बीपीएससी, यूपी टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम 1000 प्रश्नों को करेंगे, जो कि हम व्याख्या सहित करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे एक प्रश्न से संबंधित सभी तथ्य कंप्लीट हो जाए और हम बार बार रिवाइज करते हुए तथ्यों को हम याद कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से करते हुए, समझते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करोगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, जो कि हम 80% तक हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे 80 से आगे 100 प्रश्नों तक आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल व्याख्या सहित। तो इससे आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो पुरुष परीक्षा जो है किस कवि की रचना, आपको पता है विद्यापति की रचना है। विद्यापति को हम आदिकाल के अंतर्गत बिल्कुल डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा कि 14वीं शताब्दी के कवि आदिकाल में रहे विद्यापति जी, और इनका जन्म 1352 ईस्वी में हुआ। विद्यापति की पदावली रचना से ही इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये सभी हम तथ्य बिल्कुल डिटेल से पढ़ चुके हैं। विद्यापति के संबंध में देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका सी विद्यापति। तो पुरुष और अन्य तथ्य भी देख लेते हैं, ताकि और अन्य इससे संबंधित पुरुष परीक्षा से संबंधित अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो देख लेते हैं। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना, जिसमें कवि ने श्रृंगार रस के माध्यम से धर्म और राजनीति की शिक्षा दी है। यह लोकप्रिय पुस्तक है, जो कि 1830 ईस्वी में इस कृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किस कृति का अंग्रेजी अनुवाद 1830 में हुआ, या पुरुष परीक्षा जो विद्यापति की रचना है उसका अनुवाद कब हुआ, तो और किस भाषा में किया गया। तो ये अगर घुमा फिरा कर भी इस तरह प्रश्न बन जाए, क्योंकि परीक्षा में एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न पूछ ले किसी को आइडिया नहीं होता। तो हम पुराने प्रश्नों को करते हुए बिल्कुल एक प्रश्न एक तथ्य से और अन्य तथ्यों को भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं आगे। यह अनुवाद लॉर्ड विल्सन टर्नर के परामर्श से राजा कालीचरण बहादुर ने किया। अगर ये पूछ लिया जाए तो इनमें से किस विद्वान ने, क्योंकि विद्यापति की जो पुरुष परीक्षा रचना है इम्पोर्टेंट रचना है, इससे संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इसी से संबंधित अगर एग्जामिनर ने नया प्रश्न बना दिया तो ये पूछ लेंगे कि इनका अनुवाद किसने किया, तो कालीचरण बहादुर ने इनका अनुवाद किया। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक एक तथ्य को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आजकल प्रश्न भी थोड़े डेप्थ पूछे जाते हैं, अभी कंपटीशन अधिक हो गया। तो आप लोगों को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में से शामिल नहीं है। नहीं पर मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आपको नहीं पर फोकस रखना है, कि नहीं पर ध्यान देना है कि क्या पूछा हुआ है या नहीं। तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से इनमें से कौन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना, और डॉक्टर बुलर ने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। किसी विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे ने अर्ध प्रमाणिक माना, और किसी विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। तो प्रमाणिक मानने वाले इनमें से मोहनलाल विष्णुलाल पांडे है, इन्होंने अप्रमाणिक नहीं माना। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वालों में से मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, श्याम सुंदर दास, ये सभी आपको याद रखने हैं। दासू नहीं है भाई, दास है ये, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है 1-2 शब्दों में, इनको आपको ध्यान नहीं देना है। तथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामलदान। मैंने बिल्कुल इनको ट्रिक के माध्यम से आपको कराया हुआ है। जिस भी बच्चे ने हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को क्रम वाइज से देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब समय कम है तो हम जल्दी प्रश्नों पर ही थोड़ा सा
फोकस करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। 83 मोरा जोबन नवेल रा भयो है गुलाल के कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। जो ये काव्य जो ये पंक्ति है ये किस कवि द्वारा रचित पंक्ति है? तो ये पंक्ति अमीर खुसरो जी की है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। मोरा जोबन नवेल रा भयो गुलाल कैसे घर दीनी कस मोरी माल। सुनी सेज सज कटवन लागे विरहा अग्नि मोही डस डस जाई। यह एक विरह काव्य विरह की भावना से युक्त काव्य पंक्ति है। तो देख लेते हैं इसका जो लेखक है रचयिता है अमीर खुसरो जी। बढ़ते हैं आगे। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? मीराबाई की उपासना आप लोगों को सभी को पता है माधुर्य भाव की जो भक्ति रही है मीराबाई की रही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी माधुर्य भाव। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। जब लोग उन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे तब वे कहती थी कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। अगर ये पंक्ति भी पूछ ली जाए तो कई बार परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न बन जाते हैं कि अगर ये पंक्ति भी पूछ ली जाए कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने मैं लज्जा करूं, यह जो कथन है ये किसने कहा, किस भक्तिकालीन कवि द्वारा कहा गया है? तो ये हो जाएगा मीराबाई। तो मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में से है। इनका गुणगान नाभा दास जी, ध्रुवदास जी, व्यासदास जी, मूलकदास जी आदि भक्तों ने किया। इसके पद तो राजस्थान मिश्रित भाषा में है। तो मीरा के जो पद है वो किस भाषा में है? राजस्थान मिश्रित भाषा में। और उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। एक सेकेंड भाई। राजस्थान मिश्रित भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में है। कुछ पद मीराबाई के राजस्थानी मिश्रित भाषा में है तो कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में है, पर उनमें प्रेम की तालीनता का समान रूप पाया जाता है। यानी कि मीराबाई के जो पद हैं वे राजस्थानी मिश्रित भाषा और साहित्यिक ब्रज भाषा दोनों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। 85 प्रश्न संख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सुदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सुदुकड़ी से उनका अभिप्राय है, यानी कि ये पूछा हुआ है सदुकड़ी भाषा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या अभिप्राय है, यानी किसे कहते हैं, किस भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है? सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुकड़ी नाम दिया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर आप लोगों के माइंड में ये भी आएगा कि 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भी भाषा को भी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं बताया, उन्होंने आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीरदास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी, जिसमें 5 भाषाओं का मिश्रण किया है। ये किसने? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भाई नहीं, सॉरी थोड़ा माइंड से स्किप हो गया, श्याम सुंदर दास ने। तो हो जाता है ऐसे एक तथ्य को हम बार बार पढ़ते हैं तभी हमें थोड़ा ध्यान रहते हैं, लेकिन आचार्य श्याम सुंदर दास ने कबीरदास जी की जो भाषा है उसको पंचमैली खिचड़ी का नाम दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे सदुकड़ी नाम दिया है। तो 5 भाषाओं का जो मेल होता है श्याम सुंदर दास ने पंचमैली खिचड़ी कहा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को यानी कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है, जिसमें पंजाबी राजस्थानी मिली खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। देख लेते हैं कबीरदास जी के और अन्य तथ्यों के बारे में। कबीर की वाणी का जो संग्रह है बीजक नाम से है। इनके 3 भाग किए गए हैं, रमेणी, शबद और साखी। जो बीजक कबीर की जो वाणियों का संग्रह किस में पाया जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बीजक से इसके 3 भाग कौन कौन से किए गए हैं? रमेणी, शबद और साखी। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि कबीरदास जी के किसमें सांप्रदायिक और सिद्धांत के उपदेश पाए जाते हैं? तो साखी में पाए जाते हैं, साखी में पाए जाते हैं। और जो दोहो उनकी भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, परंतु रमेणी और शबद में गाने के पद हैं
जिसमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी इसमें व्यवहार है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86, सुजान कुमार किस सूफी प्रेम आख्यान का नायक है? सुजान कुमार किस सूफी प्रेम आख्यान का नायक है? तो चित्रावली में है सुजान कुमार। चित्रावली सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ है। इसके रचयिता उस्मान है। इसमें नेपाल के राजा धरीधर के पुत्र सुजान कुमार और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। सुजान और चित्रावली दोनों चित्रकार हैं, दोनों के दोनों ये नायक और नायिका चित्रकार है। तो अगर ये प्रश्न भी आ जाए कि इन कौन से सूफी काव्य के अंतर्गत दोनों नायक और नायिका दोनों चित्रकार के रूप में देखने को मिलता है, तो चित्रावली ही है। इसके नाम से ही पता चल रहा है। नायक चित्रसारी में नायिका का चित्र देखकर अपना चित्र भी उसके साथ बना देता है। जो नायक होता है वो चित्रसारी में नायिका का चित्र देख करके उसके साथ अपना चित्र बना देता है, और नायिका भी नायक के चित्र को देखकर उस पर प्रेम आसक्त हो जाती है, और दूत के माध्यम से एक मंदिर में दोनों का मिलन होता है। नायिका को पाने के लिए नायक को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कवि ने घटनाओं का विस्तार और व्यापकता की ओर विशेष ध्यान दिया है, अतः नायक नायिका को पाने में सफल हो जाता है। इस प्रकार चित्रावली की कथा सुखांत है, यानी कि कई जो रचनाएं होती है उनका जो अंत होता है वो दुखांत होता है, लेकिन जो ये चित्रावली रचना है इसका जब अंत होता है ये सुखांत रचना है। कथा का जो अंत होता है सुखांत है। तो परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी रचना का अंत दुखांत है या सुखांत है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक जो ये रचनाएं हैं सूफी काव्यों से संबंधित या संत कवियों से संबंधित जो कहानी से संबंधित जो रचनाएं हैं उसको आपको ये ध्यान रखना है इसका अंत किस प्रकार से हुआ है। सखी और श्याम रंगी देखी बकाए गई वह मूर्ति सूरती माही पगी। ये जो काव्य पंक्तियाँ है किसकी है? जो ये काव्य पंक्ति है गदाधर भट्ट की है। आप लोगों को लगेगा कि ये जो पंक्तियाँ है ये मीराबाई जी की है, तो मीराबाई की ने होकर ये गदाधर भट्ट की पंक्तियाँ हैं। देख लेते हैं। गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु को भगवत सुनाया था और नाभादास के भक्तमाल में उनके पदों का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88। तिय से सौ जौवन मिले भेद न जानो जात प्रातः समय निशी घोष के दो भाव दर्शात। जो इस दोहे में नायिका किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो इस दोहे में नायिका को व्यासंधि की अवस्था का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं आगे 89 प्रश्न संख्या। जगत जानियो जिन्हीं सकल जो हरि जानियो नाही, जो आखिन सब देखी आखिन न देखी जाही। जो उक्ति है या दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो ये जो दोहा है ये देख लेते हैं किसका है। ये बिहारी जी का दोहा है, और देख लेते हैं इसमें अलंकार। तो इसमें अलंकार पाया जाता है, उदाहरण अलंकार इसमें दिया गया है। देख लेते हैं इस दोहे का थोड़ा सा अर्थ। बिहारी के इस दोहे में जिस चिन्ह में परमात्मा द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जाता है, यानी कि जानिए सकल सो हरि जानियो नाही, जानी जगत जानियो जाहि सकल, यानी कि जिस चिन्ह में परमात्मा द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जाता है लेकिन उस परमात्मा को नहीं जाना गया। सो हरि जानियो नाही, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जाना गया। लेकिन आँखें यानी स्वयं नहीं देखी जाती। जैसे आँखों द्वारा सब कुछ देखा जाता है लेकिन आँखें स्वयं नहीं देखी जाती। आँखें न देखी जाएं जो आँखें सब देखिए, यानी आँखों द्वारा सब देखा जाता है। आँखें न देखी जाई, आँखें स्वयं को नहीं देखती, यानी कि स्वयं आँखें नहीं देखी जाती। तो काव्यादि में जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को भली भांति समझने के लिए उदाहरण दिया गया है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इसके वाचक पद जो जैसे यथा आदि हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास
सर्वाधिक किस साहित्य में देखने को मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सबसे अधिक हमें प्रबंध काव्य रूप में देखने को मिलता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने वैसे तो खंड काव्य भी अत्यधिक लिखे हैं, लेकिन इनकी जो सर्वाधिक जो साहित्यिक रूप देखने को मिला वो हमें प्रबंध काव्यों में देखने को मिला है। देख लेते हैं इससे संबंधित मुख्य तथ्य। आधुनिक हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त के जितने खंड काव्यों की रचनाएं की उतने अधिक किसी एक कवि द्वारा नहीं किए गए। रंग में भंग, जैसे कि 1909, कई बार रंग में भंग ये पूछ लिया जाता है किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की सन रहा इसका 1909। रत्नावली 1960 तक के अंतरकाल उन्होंने 19 खंड काव्यों की रचना की। कई बार ये भी पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त ने कुल कितने खंड काव्यों की रचना की है, तो याद रखना है इनकी संख्या 19। इसके अतिरिक्त जय भारत 1952 जैसा वृहद प्रबंध काव्य और साकेत 1930 सादर्श काव्य की रचना की है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का सर्वाधिक विकास प्रबंध काव्य के रूप में मिलता है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91 91। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित जो नहीं है ये बताना है कि इनमें से कौन रचनाकार ऐसा रहा है जो जिसकी रचना नहीं है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है, सर्वाकार देवसेन की, ये सभी की सभी रचनाएं आदिकाल की हैं। तो जो नेमिनाथ रास की है इसके लेखक रहे सुमिति गणी जो है इनके लेखक रहे हैं। नेमिनाथ रास के चंद बरदाई इनके लेखक नहीं रहे हैं, तो पृथ्वीराज रासो के ही लेखक है चंद बरदाई, तो आप लोगों को सामने सही आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 92। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें फणीश्वर नाथ रेणु के जो उपन्यास है उनको देखना है। तो सबसे पहले आएगा मैला आंचल जो कि 1954 में, फिर प्रतिपरी कथा, फिर उसके बाद दीर्घ तपा, फिर जलूस। तो देख लेते हैं थोड़े से इनके सन, किस सन में मैला आंचल का जो समय रहा 1954, प्रतिपरी कथा 1957, दीर्घ तपा 1964 और जलूस 1965। इस प्रकार से फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों को लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का संग्रह सही अनुक्रम बताइए। इनमें से सही अनुक्रम हमें कहानी संग्रह बताया है, तो फांसी जो है जैनेन्द्र की प्रथम कहानी मानी जाती है। फांसी से ही हम शुरुआत करते हैं, फिर बिखरे मोती, फिर सतमी के बच्चे, फिर दो बाके। सही आंसर हो जाएगा डी, फांसी 1929, बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की 1932, फिर उसके बाद सतमी के बच्चे जो है राहुल सांस्कृतायन की 1935, दो बाके भगवती चरण वर्मा के 1936। इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है, तो सबसे सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, सियाराम शरण गुप्त, फिर सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, फिर रामधारी सिंह दिनकर। देख लेते हैं इनका सही अनुक्रम। सियाराम शरण गुप्त पांडे का जो जन्म है 1895 और मृत्यु 1963 ईस्वी। फिर अगला है, ये दो बार टाइप हो गए, इसको हम काट देते हैं। फिर सोहनलाल द्विवेदी 1906 से 1988, फिर श्याम नारायण पांडे जन्म 1907, मृत्यु 1991, फिर रामधारी सिंह दिनकर जन्म 1908, मृत्यु 1974। इस प्रकार से फिर श्याम नारायण पांडे ये फिर दोबारा से आ गए भाई, ये रिपीट हो गए, तो आप लोग एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, आप एक एक कवियों के जन्म को देख सकते हो ध्यान से और समझ सकते हो। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आगे। 95। निम्नलिखित
दैनंदिन डायरी का सही अनुक्रम कौन सा है। निम्नलिखित में से डायरी जो दी गई है इनका सही अनुक्रम बताना है हमें। तो देख लेते हैं। मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी, दैनंदिनी और डायरी के कुछ पन्ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। जो इनका समय रहा है वो इस प्रकार से रहा है। दैनंदिनी जो डायरी है वो राधाचरण गोस्वामी जी की 1885वीं, डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम बिड़ला 1940। डायरी के कुछ पन्ने कई बार परीक्षा में आई है, इसका सन भी पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। घनश्याम बिड़ला, डायरी के कुछ पन्ने 1940। मेरी कॉलेज की डायरी धीरेन्द्र शर्मा 1954, प्रवासी की डायरी। उसके बाद आएगा प्रवासी की डायरी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 96। सूरज का सातवां घोड़ा लेखक है। सूरज के सातवें घोड़े का लेखक कौन है, आप लोगों को पता है। धर्मवीर भारती जो है सूरज के सातवें घोड़े के लेखक रहे हैं। प्रसिद्ध उनका ये उपन्यास रहा है सूरज का सातवां घोड़ा। और इसके साथ ही एक गुनाहों का देवता भी इनकी प्रमुख रचना रही है। तो देख लेते हैं। गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा जो है 1952 की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों का देवता इसकी रचना का जो समय रहा 1949 ईस्वी। यह चंदा और सुधा के किशोर और भावुक प्रेम की कहानी है। यानी कि गुनाहों का देवता के अंतर्गत अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें से चंद्र और सुधा किस धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं, तो कई बार पात्र से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुनाहों के देवताओं में चंद्र और सुधा नामक पात्र है धर्मवीर भारती जी के। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 97। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। तो आप लोगों को पता ही है आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की जीवनी रही है। देख लेते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा, अगर रचनाकार का नाम पूछ लिया जाए तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन रहे हैं, तो विष्णु प्रभाकर जी। और अगर ये पूछ लिया जाए तो यह जीवनी किस पर के जीवन पर आधारित है, तो शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा उपन्यास विषम साहनी द्वारा रचित नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास विषम साहनी द्वारा रचित नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है हमारा ये 2 बार में टाइपिंग हो गया भाई। तो देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। झरोखे, बसंती कड़िया, ये तीनों की तीनों विषम साहनी जी की रचनाएं है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की 1949 हिंदी का उपन्यास है। कहानी भारत के ब्रिटिश शासन के दौर इलाहाबाद पर आधारित है। इस कहानी के 4 पात्र हैं, चंद्र, सुधा, विनती और पम्मी। इस प्रकार से आप लोग पात्र भी देख सकते हो इसके। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उपन्यास मछुआरों के जीवन पर आधारित है, या कौन सा उपन्यास विद्यालय के परिवेश से संबंधित है। इस प्रकार से जिस भी उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह उपन्यास किस पर आधारित है या किसकी कथा वस्तु को इसमें समाहित किया गया है। तो देख लेते हैं। बूंद और सागर, लहरें और मनुष्य, डूब और वरुण के बेटे। जो वरुण के बेटे जो उपन्यास है नागार्जुन जी का, वो मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। वरुण के बेटे हिंदी और मैथिली के जाने माने प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का एक लघु उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है ये वरुण के बेटे? एक लघु उपन्यास है, जिसमें नागार्जुन ने इस उपन्यास के माध्यम से मछुआरों के जीवन शैली, उसके रहन सहन और उन सरोकारों की ओर झांकने का प्रयास किया है जिनसे उनकी रोजी रोटी की बुनियाद जुड़ी है। तो इस उपन्यास में आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या पूरा
हो गया आज का टारगेट हमारा 100। तो प्रश्न संख्या 100 आज हम करेंगे 100 तक। फिर हम देख लेते हैं या 25 क्वेश्चन तो हमारे कम ही रहेंगे, क्योंकि इतने कम समय में हमें 1000 प्रश्नों को नहीं करेंगे। तो इस पर मुझे 40 प्रश्नों को लेकर के चलना पड़ेगा अपने टारगेट को कंप्लीट करने के। लगभग हम 40-45 प्रश्नों तक हर क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी। समय की कमी की वजह से मैं पूरे सभी प्रश्नों को इंक्लूड नहीं कर पाई, लेकिन अब कल से मैं 40 प्रश्नों को एक साथ लेकर के आपके सामने पर आऊँगी, और साथ साथ हम अपनी कंटेंट की क्लास को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे हमारा EMRS के पाठ्यक्रम के अनुसार जो क्लासेस चली हुई है, कवियों की सीरीज़ को भी नेक्स्ट कवि गणानंद के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम प्रश्न उत्तरों के साथ साथ कंटेंट की क्लास को भी आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को शुरू कर लेंगे। और जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है भाई, आप ये मत समझना कि हमने सीरीज़ बंद कर दी। मैंने इन्हीं प्रश्नों में इंक्लूड किया हुआ है पिछले सालों के प्रश्नों को भी, ताकि व्याख्या सहित हम कर सके, क्योंकि एक प्रश्न को हम उसकी व्याख्या सहित करेंगे तो अधिक फ़ायदा मिलेगा हमें परीक्षा में। इसलिए एक एक तथ्य को आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? तो माटी की मूर्ति के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। माटी की मूर्ति लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है, जिसके रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी है। यह एक शब्द चित्र संग्रह है। किस प्रकार का संग्रह है माटी की मूर्ति? शब्द चित्र संग्रह है। ये शब्द चित्र संग्रह विधा की रचना है। अगर पूछ लिया जाए तो यह किस विधा की रचना है? जिसके लेखक ने जीवन के विविध रंगों को रेखांकित करते हुए शब्द चित्र के माध्यम से जीवन की विविधता का वर्णन किया है। इस प्रकार अगर घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछा जाए तो आप जो तथ्य कर रहे हो उनको समझते हुए करोगे तो आप सही आंसर तक पहुंच सकोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। धन्यवाद।